我那边没啥这些यानी ये क्षेत्रीय अनासरियात रहता है की जहाँ इतिहास हर पत्थर में मसा है। एक महान खोज कर्ता की कहानी शुरू होती है। एक व्यापारी परिवार में मार्को पोलो का जन्म हुआ, जिनका नाम भविष्य में साहसिक कार्यों का पर्याय बनने वाला था। पोलो नाम से जाना जाता था, अपनी समृद्धि और साहसी व्यापारिक यात्राओं के लिए प्रसिद्ध था। छोटा था, उसके पिता निकोलो और चाचा माफियो एक लंबी व्यापारिक यात्रा पर पूर्व की ओर निकल पड़े। इन भाइयों ने अपनी यात्रा के दौरान उस समय के यूरोपियों के लिए अज्ञात सुदूर पूर्व की जमीनों को पार किया। मार्को अपनी माँ के साथ वेनिस में बड़ा हुआ, अपने पिता की कहानियों का इंतजार करता रहा जो उसे केवल दूसरों से सुनने को मिलती थी। मार्को की माँ का निधन तब हो गया जब वे अभी भी एक किशोरी था, जिससे वह अपनी चाची और चाचा के संरक्षण में आ गया। निकोलो और माफियो की यात्रा उन्हें मंगोल साम्राज्य की राजधानी तक ले गए, जहां उनकी मुलाकात महान कुबलई से हुई। इन यूरोपीय व्यापारियों का बहुत जिज्ञासा और सम्मान के साथ स्वागत किया। खान ने उन्हें पोप के लिए एक संदेश के साथ वापस यूरोप भेजा, जिसमें उन्होंने ईसाई धर्म के विद्वानों और तेल की मांग की थी। कई वर्षों की लंबी यात्रा के बाद में निकोलो और माफियो वापस वेनिस लौटे। वहां उनकी मुलाकात 32 वर्षीय मार्को से हुई होइना से थे, जिसे निकोलो ने अपने जाने के बाद से नहीं देखा था। मार्को एक बुद्धिमान और उत्साही युवक बन गया था, देखने के लिए उत्सुक था। पोलो बंधुओं ने अपनी अगली यात्रा की योजना बनाई और इस बार उन्होंने मार्को को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। मार्को पोलो ने अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू की। जहां उन्होंने नए चुने गए पोप ग्रेगरी 10 से मुलाकात की। पोप ने उन्हें कुबलई खान के लिए उपहार और पत्र दिए, लेकिन वे केवल 2 भिक्षुओं को ही साथ भेज सके। यात्रा की कठिनाइयों से डरकर ये दोनों भिक्षु ही पीछे हट गए और वापस लौट गए। अब केवल 3 पोलो यात्री ही आगे बढ़े, जो आर्मेनिया की कठिन और पहाड़ी भूमि से होकर गुजरे। उन्होंने जॉर्जिया पार किया, जहां मार्को ने तेल के उन स्रोतों को देखा जो बाद में पेट्रोलियम उद्योग का आधार बने। इसके बाद वे फारस में कैसे ही गया, जहां उन्होंने तबरेज और यज़्द जैसे समृद्ध शहरों को देखा। फारस में यात्रा करते समय उन्हें डाकुओं के हमलों का भी सामना करना पड़ा। वे होर्मुज के बंदरगाह तक पहुंचे, जहां से उन्होंने समुद्र के रास्ते चीन जाने का विचार किया, लेकिन वहां के जहाजों की खराब स्थिति को देखकर उन्होंने से ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने फारस के रेगिस्तानों को पार किया, जहां पानी की कमी और भीषण गर्मी ने उनकी परीक्षा ली। इस कठिन यात्रा के दौरान मार्को बीमार पड़ गए और उन्हें स्वस्थ होने के लिए बदख्शां के पहाड़ों में रुकना पड़ा। बदख्शां की शुद्ध हवा ने मार्को को फिर से तरोताजा कर दिया और उन्होंने वहां की मालिक की खानों के बारे में जाना।
उन्होंने पामीर के पठार को पार किया, सही स्थिति फराग दिशा गई है, जिसे स्थानीय लोग दुनिया की छत कहते थे। यहाँ की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि आग जलाना और खाना पकाना भी मुश्किल हो जाता था। पामीर से नीचे उतरकर वे काशगढ़ पहुंचे, जो सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसके बाद उनके सामने तकला मकान रेगिस्तान था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ बुरी आत्माएं भटकती है। मार्को ने लिखा कि कैसे रेगिस्तान में भ्रम पैदा होते हैं और यात्रियों को अपने साथियों से अलग कर देते हैं। रेगिस्तान की चुनौतियों को पार करते हुए वे यहाँ उन्होंने पहली बार बौद्ध मंदिरों और विशाल लेटी हुई बुद्ध की मूर्तियों को देखा। वे 1 साल तक नाची में रुके, व्यापार करते हुए और स्थानीय रीति रिवाजों को समझते हुए। आखिरकार कुबलई खान के दूत उन्हें लेने आए और शाही दरबार तक ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। 3.5 साल की लंबी यात्रा के बाद वे खान के ग्रीष्मकालीन महल शामदूदी से पहुंचे। शामदू की भव्यता देखकर मार्को दंग रह गया। यह किसी भी यूरोपीय महल से कहीं अधिक सुंदर था। कुबलई खान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी यात्रा के बारे में विस्तार से पूछा। निकोलो ने तेल और पोप के पत्र खान को प्रस्तुत किए, जिसे खान ने बहुत सम्मान के साथ स्वीकार किया। लेकिन खान की नजर युवा मार्को पर पड़ी और उसने उसकी बुद्धिमत्ता को तुरंत पहचान लिया। मार्को ने जल्दी मंगोल भाषा और रीति रिवाजों को सीख लिया। बहुत प्रभावित हुआ। कुबलई खान ने मार्को को अपने दरबार में एक विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया। मार्को को साम्राज्य के दूर दराज के हिस्सों में भेजा गया ताकि वह वहां की स्थिति की रिपोर्ट खान को दे सके। केवल करोड़ करे, लेकिन मार्को लोगों के जीवन और कहानियों का वर्णन करता था। खान को मार्को की विस्तृत और रोचक रिपोर्टें सुनना बहुत पसंद था, जिससे और गहरा हो गया। मार्को ने देखा कि चीन में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में होता, जिसे उसने काले पत्थर जो जलते हैं कहा। उसने कागज की मुद्रा को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, जो उस समय यूरोप में पूरी तरह से अज्ञात थी। मार्को ने साम्राज्य की विशाल डाक प्रणाली को भी देखा, जहां संदेशवाहक तेजी से सूचनाएं पहुंचाते थे। उसने भव्य नहरों और सड़कों के नेटवर्क को देखा, जो साम्राज्य के व्यापार को सुचारू बनाते थे। मार्को को यूनान और बर्मा की सीमाओं तक भी भेजा गया, जहां उसने हाथियों और विभिन्न जनजातियों को देखा। उसने खान बालिक बीजिंग के निर्माण और उसकी योजनाबद्ध वास्तुकला का विस्तार से वर्णन किया। मार्को ने देखा कि चीनी लोग स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे और नियमित रूप से स्नान करते थे। उसने बारूद और आतिशबाजी के शुरुआती रूपों को भी देखा, जो उत्सवों में उपयोग किए जाते थे। मार्को ने चीन के रेशम उत्पादन और नमक के व्यापार से होने वाली विशाल आय के बारे में भी लिखा। कुबलई खान के दरबार में 36 साल बिताने के बाद पोलो परिवार ने घर वापस जाने की इच्छा जताई, लेकिन खान उन्हें जाने देने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि वे उसके लिए बहुत मूल्यवान बन गए थे। भाग्यवश फारस के खान को एक मंगोल राजकुमारी की आवश्यकता थी और पोलो परिवार ने उसे वहां तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। खान ने भारी मन से अनुमति दी और उन्हें शप्ता जहाजों के एक बड़े बेड़े के साथ रवाना किया। वे एक विशाल समुद्री यात्रा पर निकले, जो दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरी। वे वियतनाम और मलय प्रायद्वीप के तटों के पास से गुजरे, जहां उन्होंने नई संस्कृतियों और मसालों को देखा। उन्हें खराब मौसम के कारण 5 महीने तक रुकना पड़ा, जहां उन्होंने आदमखोर जनजातियों से बचने के लिए किलेबंदी की। अनाची स्वटे ही सुमात्रा में गैंडों को देखा, से 10 मात्रा में गैंडों को जिन्हें उसने गलती से इतने सुंदर नहीं यूनिकॉर्न समझ लिया।
उन्होंने श्रीलंका का दौरा किया, जिसे मार्को ने दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप बताया। इसके बाद वे भारत के पश्चिमी तट पर गए, जहां उन्होंने मोतियों के गोताखोरों और मसालों के बाजारों को देखा। समुद्री यात्रा बहुत कठिन थी। आज से यात्रियों में से केवल 18 ही जीवित बचे जब वे फारस पहुंचे। चाचा और राजकुमारी को का चिन्ह सभी सुरक्षित थे। फारस पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी को उसके नए पति से खान की सौंप दिया। वहां से वे तुर्की के रास्ते होते हुए वापस यूरोप की ओर बढ़े। अंततः वेनिस से उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वे लंबे समय से मृत मान लिए गए थे। अपनी पहचान साबित करने के लिए उन्होंने एक भोज आयोजित किया और अपने पुराने कपड़ों की सिलाई फाड़ दी। कपड़ों के अंदर से ढेर सारे माणिक, नीलम और हीरे फर्श पर गिर पड़े। यह देखकर वेनिस के लोगों ने मान लिया कि वे वास्तव में पोलो परिवार के सदस्य हैं। लेकिन उसका रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। उस समय वेनिस और जेनोआ के बीच भयंकर प्रतिद्वंदिता और युद्ध चल रहा था। मार्को ने एक युद्धपोत को सुसज्जित किया और वेनिस की ओर से लड़ाई में शामिल हो गया। कर्सोला की लड़ाई में वेनिस की हार हुई और मार्को को जेनोआ के लोगों ने बंदी बना लिया। इससे जेनोआ की जेल में डाल दिया गया। जेल में उसकी मुलाकात रस्टी हेलो दा पीसा नामक एक लेखक से हुई। आज समय बिताने के लिए मार्को ने रस्टी हेलो को अपनी अद्भुत यात्राओं की कहानियां सुनाई। रस्टी हेलो ने इन कहानियों को कलमबद्ध किया, जिससे एक महान पुस्तक का जन्म हुआ। जिसे बाद में मार्को पोलो की यात्राएं के नाम से जाना गया। उसकी किताब तेजी से पूरे यूरोप में फैल गई, लेकिन कई लोगों ने इसे केवल एक कल्पना माना। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पूर्व में इतनी धन संपदा और उन्नत सभ्यता हो सकती है। मार्को अपनी कहानियों पर कायम रहा और अपने सामान्य जीवन में लौट आया। उसने शादी की और उसकी 3 बेटियां हुए, जिनके साथ उसने अपना शेष जीवन सुख से बिताया। मार्को पोलो एक सफल व्यापारी बना रहा और वेनिस समाज में उसका सम्मान बहाल हो गया। उसकी पुस्तक ने आने वाली पीढ़ियों के खोजकर्ताओं को प्रेरित किया। मानचित्रकारों ने उसके विवरणों का उपयोग करके एशिया के नए और बेहतर नक्शे बनाए। मार्को ने यूरोप को चीनी मिट्टी के बर्तन, बारूद और कागज की मुद्रा जैसी चीजों से परिचित कराया। उसने पश्चिम को बताया कि पूर्व के लोग जंगली नहीं, बल्कि कई मामलों में उनसे अधिक सभ्य थे। यह आज से हृदय से यह पोलो अपनी मृत्युशैया पर था। उसके दोस्तों और परिवार ने उससे आग्रह किया कि वे अपने झूठ को वापस ले ले ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन मार्को ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, उसकी आधा भी नहीं बताया है। उसकी उसे सैन लोरेंजो की चर्च में दफनाया गया। इतिहास ने साबित कर दिया कि मार्को के अधिकांश दावे सत्य थे। उसने जो महान पक्षी के बारे में सुना था,
वह शायद मेडागास्कर का विलुप्त एलिफेंट्री बोर्ड था। मार्को पोलो ने पूर्व और पश्चिम के बीच का पहला बड़ा पुल बनाया था। यात्रा नौ कूटनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए रास्ते खोले। मार्को पोलो का नाम अन्वेषण और जिज्ञासा का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया कितनी विशाल और विविधतापूर्ण है। वेनिस की नहरों से निकलकर मंगोलिया के मैदानों तक उसकी यात्रा एक महाकाव्य थी। उसने हमें सिखाया कि अज्ञात से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। मार्को पोलो सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, वह संस्कृतियों का एक राजदूत था। उसकी विरासत आज भी उन यात्रियों में जीवित है जो नई दुनिया को खोजने निकलते हैं। उसकी पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। यह पुस्तक मध्ययुगीन इतिहास और भूगोल का एक अनमोल खजाना है। मगरमच्छ और याक जैसे जानवरों का जो वर्णन किया उसने चीन के ज़ाइतोन क्वांगझो बंदरगाह को दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह बताया। मार्को की आंखों से हमने 16वीं सदी की दुनिया की एक झलक देखी। उसकी यात्रा ने कोलंबस को भारत खोजने के लिए पश्चिम की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका की तट से अमेरिका की खोज हुई। मार्को पोलो ने अनजाने में आधुनिक दुनिया के आकार को प्रभावित किया। धैर्य और खुले विचारों का एक वसीयतनामा है। वेनिस के उस युवा लड़के ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका नाम अमर हो जाएगा। मार्को पोलो की कहानी एक अंतहीन रोमांच है जो हमें सीमाओं से परे देखने के लिए आमंत्रित करती है। सदियां बीत गई हो, लेकिन मार्को पोलो की आत्मा हर अन्वेषक के दिल में धड़कती है। उसने दुनिया को छोटा बना दिया और मानवता को करीब लाया। मार्को पोलो वह व्यापारी जो दुनिया के रहस्यों को अपनी जेब में भरकर लाया। उसकी कहानी समाप्त होती है लेकिन जिज्ञासा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। इस महान यात्री को हमारा नमन। इतिहास के पन्नों में मार्को पोलो हमेशा एक चमकते हुए सितारे की तरह रहेंगे। उनकी यात्रा ने साबित किया कि कोई भी दूरी इतनी बड़ी नहीं होती जिसे साहस से पार न किया जा सके। मार्को पोलो की विरासत हमें यह सीखने के लिए प्रेरित करती रहती है हम कौन हैं और हमारी दुनिया क्या है। केवल हमारी शक्ति से बल्कि मानवीय भावना की एक विजय है। जब तक मानव जाति नई सीमाओं की तलाश करती रहेगी यही है उस व्यापारी की अमर गाथा जिसने यूरोप को एशिया के रहस्य दिए। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसे साहस का परिचय दे सकते हैं? शायद अगली बड़ी खोज हमारे ही भीतर छिपी है। मार्को पोलो की कहानी यही विराम लेती है, लेकिन दुनिया की कहानी चलती रहती है। यह सब ने समय से दिखाने के लिए